हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति कोठारी है और आज मैं एक नए वीडियो के साथ आई हूँ। ये वीडियो रिलेटेड है क्लास 10th का जो चैप्टर 1 है, रियल नंबर्स, इससे रिलेटेड है। बेसिकली ये आप लोगों के लिए एक इन शॉर्ट वीडियो है। शॉर्ट वीडियो का मीनिंग है पूरे चैप्टर को मैंने एक वीडियो में कवर करने की कोशिश की है और थोड़े थोड़े एग्जाम्पल्स के साथ मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगी। तो ये जो बच्चे अभी क्लास 9th से 10th में जा रहे हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप ये वीडियो देखोगे तो आपको एक हल्का सा आइडिया हो जाएगा कि हाँ, हमारे पूरे चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, और नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपको पूरे एनसीईआरटी का जो एक पैटर्न है उस हिसाब से आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगी। दूसरी बात, जो किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन टीचर्स के लिए भी ये हेल्पफुल वीडियो होगी, क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी काफ़ी कुछ पढ़ लिया होता है। तो एक छोटी सी वीडियो में मैं आपको काफ़ी आपको हेल्प होगी कि मैं ये बता दूंगी कि हाँ, इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं। ठीक है, तो अभी ज़्यादा देर ना करते हुए आप देखो, आज हम बात करेंगे चैप्टर 1 की, क्लास 10th का। ये मैथ्स का चैप्टर 1 है, रियल नंबर्स। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और इसमें आपको और भी मोटिवेशनल वीडियोस और बहुत ही आपको पूरे सेशन में हेल्पफुल रहेगा, तो इसलिए आप ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। देखो, अब सबसे पहले है कि ये जो टॉपिक, ये मैंने कहीं से सिलेबस निकाला है आपका, ये ऑफिशियल वेबसाइट से ही निकाला है कि फर्स्ट नंबर, रियल नंबर में क्या क्या चीज़ें हैं। तो उन्होंने ये कहा कि एक तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक होगी, उसका स्टेटमेंट, आफ्टर रिव्यूइंग वर्क डन अर्लियर एंड आफ्टर मोटिवेटिंग थ्रू एग्जाम्पल्स। मतलब इससे रिलेटेड आपको एक तो इसकी पूरा की थ्योरम क्या है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। और दूसरा एक और चीज़ उन्होंने कहा, प्रूफ्स ऑफ इर्रेशनैलिटी। तो इर्रेशनल नंबर्स को का प्रूफ भी है कि जैसे √3, √5 या √2, इन सबको इर्रेशनल आपको प्रूफ करके बताना होगा। तो ये कुछ आपके सिलेबस में है। ठीक है, अब देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो फंडामेंटल थ्योरम है ना, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है। देखो, अर्थमेटिक का मीनिंग ही सबसे पहले अगर हम जान ले तो अर्थमेटिक मतलब होता है जहां हम नंबर्स के बारे में स्टडी करते हैं। एलजेब्रा मतलब होता है जहां हम वेरिएबल्स को इंक्लूड कर देते हैं। ट्रिग्नोमेट्री जहां साइन थीटा कॉस थीटा होता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी जो है वो आपका अपनी एक ब्रांच में आ जाती है पूरी की पूरी, जहां हम इवेंट्स वगैरह, इनकी पॉसिबिलिटीज वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, या फिर हम मेंसुरेशन पढ़ते हैं तो उसमें हम जो रेक्टेंगल वगैरह इनकी अ, हम शेप के बारे में बात करते हैं कि सरफेस एरिया कैसे होगा, क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा, ये सब बातें हम उसमें करते हैं। तो ये अलग अलग मैथ्स की ब्रांच है, उनमें से एक ब्रांच आपकी अर्थमेटिक भी है। तो अर्थमेटिक हमें क्या बताता है कि नंबर्स में जो भी रिलेटेड हो उससे, चाहे वो एचसीएफ एलसीएम कह लो या नंबर से रिलेटेड और भी जितने कॉन्सेप्ट है, सब हम अर्थमेटिक के अंतर्गत पढ़ते हैं। सॉरी। अब देखो, इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं। फंडामेंटल थ्योरम पढ़ने से पहले हमें छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए। वैसे ये आपको ऑलरेडी पता होगी, बट फिर भी मैं एक बार आपको बता देती हूँ कि प्राइम नंबर क्या होता है। देखो, बहुत बड़ा कंफ्यूजन हमें होता है कि प्राइम नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, ये होते क्या है। तो जो प्राइम नंबर है ना, इन प्राइम नंबर की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि इसके केवल दो ही फैक्टर होते हैं। अगर मैं फैक्टर की बात करूं तो केवल दो होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो 1, ठीक है, या फिर आप इसको 0 1, तो हमने नंबर लिख दिया। अगर आपको लिखना है तो सिर्फ 1 लिख दो अपने लिए। ठीक है, 1 एंड नंबर इटसेल्फ, नंबर इटसेल्फ। ये दो फैक्टर जिस भी नंबर के पास होंगे उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे 2 है सपोजिंगली, तो देखो, फैक्टर एक वर्ड मैंने कहा कि इसके ये दो फैक्टर होने चाहिए। फैक्टर क्या होता है? कोई भी नंबर, जैसे 4 है, 4 को 2 जो है वो कंप्लीटली डिवाइड करता है। 2 2 जा 4, रिमाइंडर कितना आया? 0 आया। तो यहाँ पे जो ये 2 है ये 4 का फैक्टर होगा। कोई भी नंबर जो किसी दूसरे नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दे तो वो नंबर जो होता है आपका फैक्टर होता है उस दूसरे नंबर का। ठीक है,
वैसे ही टू है, टू का एक फैक्टर तो वन है, वन टू जा टू, पूरा वो डिवाइड कर देगा, रिमाइंडर जीरो आएगा। और दूसरा नंबर केवल टू है जो डिवाइड करने पे जीरो देता है। तो ऐसे केवल इसकी दो ही फैक्टर है। ठीक है, कौन कौन से हैं? वन एंड नंबर इटसेल्फ, यही तो नंबर था हमारा, इसलिए ये भी क्या होगा? एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है। ठीक है, तो अब आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके पास केवल दो फैक्टर्स होते हैं। अब वो दो फैक्टर कौन कौन से होते हैं? वन एंड द नंबर इटसेल्फ, राइट। ठीक है, अब देखो एक और इसमें बात करती हूँ मैं। नेक्स्ट जो है आपके पास, वो है आपका कंपोजिट नंबर। अब देखो कंपोजिट नंबर क्या होता है। बात करूं अगर कंपोजिट नंबर की, तो कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिसके पास इन दो फैक्टर से एक ज्यादा हो। ठीक है, चाहे एक से ज्यादा तो हो ही सकते हैं, पर इनसे एक ज्यादा हो तो वो सारे के सारे आपके कंपोजिट नंबर में आ जाते हैं। ठीक है, ये तो, या फिर आप दूसरी लैंग्वेज में कहो, देखो या तो हम प्राइम नंबर कहेंगे उनको, या तो हम कंपोजिट नंबर कहेंगे। तो प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर वो सारे नंबर हैं जो प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, या रिमेनिंग नंबर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। या अगर मैं इसमें कुछ और भी कहूँ तो वो हम ये कह सकते हैं, मैंने क्या कहा, जैसे फोर है। अब फोर के फैक्टर्स निकालते हैं। फोर के फैक्टर क्या होगा? वन से भी डिवाइड हो जाएगा, ये टू से भी डिवाइड हो जाएगा, और फोर से भी डिवाइड हो जाएगा, होगा ना। अब इसके पास केवल दो ही फैक्टर नहीं है, अब इसके पास कितना आ गया? एक तीसरा फैक्टर आ गया। तो अब ये प्राइम नहीं है, अब ये क्या हो गया? कंपोजिट नंबर हो गया। ठीक है, बहुत ही आसान लैंग्वेज में मैंने आपको बता दिया कि जब आपके पास सिर्फ दो ही फैक्टर हो, और वो भी फिक्स, कौन कौन सा? वन एंड नंबर इटसेल्फ, जिसका आप फैक्टर निकाल रहे हो वही नंबर और वन। अगर ये दो फैक्टर किसी नंबर के आ रहे हैं तब तो वो क्या होगा? प्राइम नंबर होगा। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है, दो से ज्यादा उसके फैक्टर निकल के आ रहे हैं, तो वो कंपोजिट नंबर होगा। ठीक हो गया। अब बात करते हैं हम फैक्टर ऑफ अ नंबर। वो मैंने आपको बता दिया कि अगर आप किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, सपोजिंगली आप सिक्स को कर रहे हो, टू से डिवाइड कर रहे हो, तो क्या होगा? टू थ्री जा सिक्स होगा, रिमाइंडर कितना बच रहा है? जीरो बच रहा है इसका। तो इस समय टू फैक्टर है किसका? सिक्स का। जब किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करा जाता है, और अगर रिमाइंडर जो है आपका जीरो आए, तो ऐसी कंडीशन में जिस नंबर से आपने डिवाइड किया है वो नंबर गिवन नंबर का फैक्टर होता है। ठीक हो गया है। अब बात करते हैं हम फैक्टर ट्री। देखो वैसे अब जितनी भी हम बात करेंगे ना, हम सिर्फ प्राइम नंबर्स, प्राइम फैक्टर्स, इसी में ही बात करते हैं। ठीक है, अभी तो था कि वन, वन तो फैक्टर है ही प्राइम नंबर का। प्राइम का क्या, कंपोजिट का भी वन एक फैक्टर होता है। लेकिन जब हम फैक्टर ट्री बनाते हैं, देखो फैक्टर ट्री क्या है, जैसे कि सपोजिंगली 24 मेरे पास कोई नंबर है। ठीक है, अब देखो ये किस किस से डिवाइड होता है? सबसे छोटा नंबर लो। तो वैसे आप कहोगे कि मैम वन से भी होता है, करेक्ट है, वन से हम करेंगे उसको, वो भी हम लिख सकते हैं। पर मैं सिर्फ आपको यहाँ पे अभी क्या बताना चाह रही हूँ कि हम इसको केवल अभी किससे करेंगे? हम इसको प्राइम फैक्टर से करेंगे। ठीक है, प्राइम फैक्टर से। तो अगर मैं प्राइम फैक्टर से करूँ तो क्या होगा? टू वन जा टू, टू टू जा फोर। ठीक है, मैंने क्या किया, इसको 24 को टू से डिवाइड किया, तो मुझे 12 जो है क्वेश्चन मिला, उसको मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अगेन आप 12 को डिवाइड करो टू से, तो कितना आएगा? सिक्स आएगा। अगेन आप डिवाइड करो सिक्स को टू से, तो कितना आएगा? थ्री आएगा। अब देखो आखिरी में क्या बच गया आपके पास? आखिरी में थ्री बच गया और टू बच गया। ये दोनों के दोनों कैसे नंबर हैं? प्राइम नंबर हैं। जब इस तरीके से आप फैक्टर्स करते करते फैक्टर्स निकालते जाओ किसी नंबर के, और आखिरी में प्राइम नंबर बच जाए, तो ऐसे ये जो पैटर्न होता है ना, इस पैटर्न को ही हम कहते हैं फैक्टर ट्री। ये क्या है? फैक्टर ट्री। देखो सिक्स के कौन कौन से फैक्टर हैं? टू एंड थ्री। 12 के कौन है? टू एंड सिक्स। 24 के कितने हैं? टू एंड 12। ठीक है, ये 24 के तो ये सारे 24 के ही फैक्टर हैं। ठीक है,
अब लिखते कैसे हैं वो देखो, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ अब तो हम इसे लिखते हैं 24 इज इक्वल्स टू, क्या लिखेंगे हम, ये सारे जो इस साइड के हैं ना, लेफ्ट साइड के, और एंड का जो ये नंबर है, इन सबको कंबाइन करके लिखते हैं हम कैसे, 2 × 2 × 2 × 3। हमने फैक्टर्स लिख दिए, प्रोडक्ट फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में हमने किसी नंबर को लिख दिया है, ठीक है। अब जब हमने इसको लिखा है तो हम इसको क्या लिखेंगे, 2⁻³ × 3। तो इसके जो बेसिकली जो फैक्टर आए प्राइम फैक्टर, इसके प्राइम फैक्टर सिर्फ और सिर्फ दो ही होंगे, कौन कौन, 2 और 3। तो ये हमें प्राइम फैक्टर बताने में हेल्प भी करता है, कौन, फैक्टर ट्री। तो इसके फैक्टर कौन कौन से हैं, जो अगर मैं इसके फैक्टर पूछूं वो भी कौन से, प्राइम फैक्टर, कौन से, प्राइम फैक्टर, वो यूनिक होते हैं हमेशा, वो क्या है, 2 और 3 है। ठीक हो गया। देखो वैसे तो 24 के बहुत सारे फैक्टर हैं, कौन कौन से हैं, 1 भी इसका फैक्टर है, पूरा डिवाइड कर देता है। फिर 2 पे आओ वो भी है, 3 पे आओ वो भी है, 4 पे आओ 4 6 जा 24 वो भी है, 6 पे आओ 6 4 जा 24 वो भी है, 8 3 जा 24 वो भी है। ऐसे आप कितनी आगे करते जाओगे वो बहुत सारे नंबर आपके पास टिल 24 तक आते रहेंगे। जैसे 12 भी है, तो उसके बाद फिर एक और नंबर भी है 24 इटसेल्फ। तो ये सारे के सारे नंबर इसके फैक्टर्स हैं, ये सारे के सारे इसके फैक्टर्स हो गए हैं, ठीक है। लेकिन जो इसका प्राइम फैक्टर है ना, वो प्राइम फैक्टर क्या है इसका, 2 और 3 ही है, ठीक है। तो कभी कभी बच्चे पूछते हैं मैम इसके तो इतने सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, इतने नंबर्स से ये डिवाइड हो सकता है कम्प्लीटली, राइट, राइट, बट ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स नहीं है, इसका जो प्राइम फैक्टर होगा वो 2 3 ही होगा। लगा लो आप, जैसे 6 to 4 है, तो 4 के हमने बताया था, अभी करके हमने बताया था, ये 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 4 से भी। इसका मतलब इसके पास 3 फैक्टर्स आ रहे हैं, तो ये प्राइम नंबर तो है नहीं, ठीक है। तो ये जो फैक्टर ट्री है, फैक्टर ट्री का मतलब होता है कि अगर आप ऐसे, ये पेड़ की ब्रांचेस के तौर पे आगे बढ़ता जा रहा है ना, इसको इसलिए ट्री की फॉर्म कह देते हैं, ठीक है। और आप इधर लेफ्ट हैंड साइड वाला और एंड वाला जो प्राइम नंबर्स है उनको नोट कर दोगे तो वो उसका क्या हो जाएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन भी आप इसको कह सकते हो, इसका हो जाएगा, ठीक है, बाय फैक्टर ट्री मेथड। और हम जब इसके फैक्टर्स लिखेंगे, इसके फैक्टर्स लिखेंगे, ये है प्रोडक्ट की फॉर्म में नंबर लिखना, और ये इसके फैक्टर्स हैं, केवल दो प्राइम फैक्टर हैं, 2 और 3, राइट। अब देखो कई बच्चे पूछते हैं मैम क्या 1 भी कोई नंबर, 1 कोई प्राइम नंबर है, नहीं, बिल्कुल नहीं, वाई, क्योंकि 1 ठीक है 1 से तो डिवाइड हो जाएगा, पर इटसेल्फ में भी वो खुद ही तो आ रहा है, इटसेल्फ में 1 ही आ रहा है, वो तो ऑलरेडी है ना। तो इसलिए हम दोबारा उसको रिपीट नहीं कर सकते, हम कह रहे दो फैक्टर होने चाहिए, यहाँ पे केवल क्या है, एक ही फैक्टर है, ठीक है, क्या है, ओनली 1 फैक्टर। तो इस कारण से हम इसको प्राइम नंबर नहीं कह सकते। तो आई थिंक ये बात, ये बहुत बेसिक चीज है, इसको ढंग से दोबारा अगर समझ नहीं आए तो एक बार और रिपीट करके आप देख लो। जब तक आपको प्राइम नंबर नहीं पता होगा, कंपोजिट नंबर नहीं पता होगा, फैक्टर क्या होता है ये नहीं पता होगा, तब तक आप क्वेश्चन आगे नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब बात करते हैं कि जो हमारी फंडामेंटल थ्योरम है, फंडामेंटल थ्योरम है, ये क्या है। बेसिकली ये एक बहुत ही हम जिसे कहते हैं बेस है ये अर्थमेटिक का। अगर ये नींव है, ठीक है, जिसपे की पूरी अर्थमेटिक टिकी हुई है, तो वो क्या है। तो अर्थमेटिक रूल में ये कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ये थ्योरम ये कहती है कि कोई भी कंपोजिट नंबर को आप क्या कर सकते हो, किसी भी मतलब प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हो, करेक्ट है। कैसे, हमने देखो, हमने ये देख लिया था 1 क्या है, प्राइम नंबर नहीं है, 2 क्या है, प्राइम नहीं, सॉरी, 1 प्राइम तो है ही नहीं, कंपोजिट भी नहीं है, 2 भी क्या है, कंपोजिट नहीं है, थर्ड में 3 में कर लेते हैं हम, इसमें भी ये कंपोजिट नहीं है, कौन सा कंपोजिट नंबर होगा, 4। अभी हमने पीछे पढ़ा कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं।
प्राइम क्या है, जिसके दो फैक्टर होते हैं, और कंपोजिट क्या है, जिसके दो से ज्यादा फैक्टर होंगे। तो वो सबसे छोटा फैक्टर, वो नंबर जो है 4 है, कंपोजिट नंबर। अब इसके मुझे प्राइम फैक्टर करने, तो देखो डिवीजन मेथड भी होता है प्राइम फैक्टर का, ये आप आई थिंक छोटे से पढ़ते आ रहे होंगे। कैसे करते हैं हम, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 किया हमने। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 2 × 2 ऐसे ही तो लिखेंगे। अब 2 × 2 है, तो ये 1 नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये प्राइम नंबर नहीं है। और जबकि हम कह रहे हैं कंपोजिट नंबर क्या है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स है, तो वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स हो गया आपका। ठीक है, हमने क्या कहा, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको। ठीक हो गया, तो हम इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, जो कि इस तरीके से आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब वो कह रहा है ये यूनिक होगा, ये जो जितना भी आप इसका फैक्टराइजेशन करोगे ना, ये यूनिक होगा, इसकी तरह और दूसरा नहीं हो सकता। ये तो अभी बहुत छोटा एक नंबर है, मैं कोई बड़ा नंबर लेकर के देख लेती हूँ। जैसे कि अभी हमने कुछ और लेकर के देखती हूँ, जैसे 36 है। अब 36 को करोगे तो आपको पता है, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा, फिर 3 3 जा और 3 1 जा, ऐसे ही करते हैं हम इसके फैक्टर्स। बेसिकली क्या किया है, 2 का टेबल पढ़ा, जो क्वेश्चन आया वो लिखा है। फिर ये भी क्वेश्चन कब लिखना है, जब रिमाइंडर 0 हो। फिर 2 से डिवाइड किया, क्वेश्चन लिखा है, रिमाइंडर 0। 3 से डिवाइड किया, क्वेश्चन लिखा है, रिमाइंडर 0 क्या है। ठीक है, इस तरीके से। अब हम क्या कह रहे हैं, 36 को हम 2 × 2 × 3 × 3 ये बेसिकली प्राइम नंबर्स है, तो हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको थोड़ा और सॉल्व करके लिखे तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब तो आ गया ना, दोनों प्राइम नंबर्स ऐसा है, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म हम किसी भी कंपोजिट नंबर को लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हमें किसने बताई, ये बात जो है ये थ्योरम से प्रूफ हो गई, क्योंकि आगे अब आप क्वेश्चन करोगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे, जहाँ की हम ये सब चीजें बोलने के लिए हमें, ये तो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। तो बेसिकली फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है, कि कोई भी कंपोजिट नंबर है, हम उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, क्या कहा, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। अब देखो, और इसका फैक्टराइजेशन यूनिक है। अब ये नहीं है कि आप किसी और मेथड से करो, जैसे सपोजिंगली मैं इसको ट्री मेथड से कर रही हूँ, तो ऐसा नहीं है कि ये डिफरेंट आएगा। देखो 36 किया मैंने, 2 से डिवाइड करो, आपको पता है कितना आएगा, 18 आएगा। फिर इसको करो, 2 9 जा, फिर इसको करो, 3 3 जा, फिर इसको करोगे तो देखो 3 और 3 दोनों ही क्या आ गए आपके पास, प्राइम नंबर आ गए हैं। तो हम इसको यहीं पे रोक करके ये सारा का सारा पैटर्न हमें क्या करना पड़ता है, नोट करना पड़ता है। तो अगेन 36 को मैं क्या लिखूंगी, 2 × 2 × 3 × 3। ठीक है, इसको शॉर्ट में हम 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 यही तो लिखेंगे। तो यही चीज है कि ये यूनिक होता है, ऐसे नहीं कि प्राइम फैक्टराइजेशन जो है हर जगह अलग अलग होता रहेगा, किसी भी मेथड से करो होना वो एक ही है, इसीलिए उसको यूनिक कहा गया है। ठीक है, आंसर एक ही आता है। अब इसमें ये जरूर है कि अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर, हो सकता है कोई बच्चा, मैंने 2 से स्टार्ट किया, हो सकता है कोई 3 से कर दे, तो इसमें गलत नहीं होगा कि अगर किसी बच्चे ने ऐसा भी लिख दिया 3 का स्क्वायर × 2 का स्क्वायर, तो वो रॉन्ग नहीं है, वो भी राइट है, इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता है। ठीक है, अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक इज आल्सो कॉल्ड अ यूनिक फैक्टराइजेशन मेथड। देखो मैंने आपको बता दिया कि ये हमेशा आंसर जो है, जो फैक्टराइजेशन होगा, चाहे आप यहाँ बैठ के करो, चाहे अमेरिका वाले करे, चाहे किसी अदर कंट्रीज के करे, वो आंसर सेम आना है। ठीक है, और ये भी हमने बता दिया कि कंपोजिट नंबर इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, राइट। अब नेक्स्ट देखिए, ये कह रहा है एक्सप्रेस 1001 एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम इट्स प्राइम फैक्टर। ठीक है, तो देखो मैं तो यही वाले मेथड से ज्यादा, ट्री वाला मुझे बहुत लंबा लगता है, आप उससे भी कर सकते हो, तो इसको करके देखते हैं। देखो जहां तक हम देख सकते हैं, ये 2 3 4 से तो नहीं जाएगा, 5 6 7 से करके देखते हैं। देखो 7 1 जा 7, 3 इधर गया तो कितना हो गया, 7 4 जा 28, 7 3 जा 21, फिर
7 से होगा क्या? नहीं ना। फिर 8 9 तो नहीं हो सकता है, फिर किससे होगा? 10 नहीं, 11 से करके देखते हैं। 11 1 जा 11, 11 3 जा, फिर 13 1 जा 13। ठीक है, अब देखो ये हो गया। अब मैं इसका प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिखूंगी। 1001 इज इक्वल्स टू क्या है? 7 × 11 × 13। तो ये क्या है? प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर हमने लिख दी। आपको पता है 13 भी प्राइम नंबर है, 11 भी, 7 भी प्राइम नंबर मैंने बता दिया है, जिसके केवल एक और वो नंबर खुद से केवल दो ही फैक्टर हों तो उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक हो गया? अब देखो वो कह रहा है, देखो वो थ्योरम हमने क्यों पढ़ी है वो आपको समझ आएगा कि ये सारे क्वेश्चन उस थ्योरम से रिलेटेड है। वो कह रहा है एक्सप्लेन वाई 3 × 5 × 7 + 7 इज अ कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर के लिए मैंने क्या कहा कि उसके दो से ज्यादा क्या होनी चाहिए? दो से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए, फैक्टर होने चाहिए। अगर दो से ज्यादा फैक्टर नहीं है, इसका मतलब क्या है कि वो है ही नहीं कंपोजिट नंबर। अब वो कह रहा है इसको चेक करो, तो देखो चेक कैसे करेंगे। क्या है? 3 × 5 × 7 + 7 इज इक्वल टू कितना है? 3 5 जा 15, और 15 7 जा कितना होता है? 105, प्लस 7 करोगे तो कितना आएगा? 211। इतना ही आएगा, एक बार आप भी कर लेना इसको। ठीक है। हम्म। तो अब ये नंबर आ गया, अब इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। बेसिकली वो पूछ रहा है इस नंबर को बताओ। वैसे ही दिख रहा है कि ये होगा कंपोजिट नंबर, फिर भी देखते हैं। इसकी प्राइम फैक्टर्स करो। 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। ठीक है। 2 7 जा 14, 7 1 जा 7। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? 1 1 2 को मैं लिख सकती हूँ 2 × 2 × 2 × 2 × 7, ये लिख सकते हैं। इसको और शॉर्ट में लिखूं तो 2⁴ × 7 लिख सकते हैं। तो देखो 2 और 7 दोनों क्या है आपके पास? इसके प्राइम फैक्टर्स हैं, और 1 तो होता ही है ना? ये तो प्राइम फैक्टर है, इसलिए हम 1 नहीं लिखते हैं यहाँ पे। लेकिन इसके वैसे तो है ना, इसके यहाँ पे क्या है? दो से ज्यादा हमारे पास क्या आ गए? फैक्टर आ गए हैं। अब देखो कि इसके कितने हैं? दो से ज्यादा फैक्टर्स हैं। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये क्या है? एक कंपोजिट नंबर है। ठीक है, ये क्या है? एक कंपोजिट नंबर है। या हम लिख सकते हैं बाय द थ्योरम ऑफ यूनिकनेस, या फिर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। उसी ने तो हमें ये बताया कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर की फैक्टर की फॉर्म में लिख सकते हैं। ओ सॉरी, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम बस आप यहाँ पे लिख देना बाय द थ्योरम ऑफ, बाय द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक 112 इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक है। अब ये नहीं कि केवल मैंने यहाँ पे लिख दिया इतना तो आप इतना ही लिखोगे, आपको वहां पे फंडामेंटल थ्योरम भी लिखनी पड़ेगी। ठीक है। तो ठीक है, इससे क्या हो गया कि अगर आपने फंडामेंटल थ्योरम लिखी है ना, तो इसका मतलब आपको पता है कि ये जो कंपोजिट नंबर होता है उसको हम प्रोडक्ट की फॉर्म में, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक हो गया? तो ये किस थ्योरम ने बताया हमें? फंडामेंटल थ्योरम ने बताया कि हाँ ये कंपोजिट नंबर है या नहीं। ठीक हो गया? इसलिए ये इसके यूजेस हैं बेसिकली। देखो अब ये कह रहा है चेक वेदर 4⁻1 n where n is a natural number can end with the digit 0 for any natural number n। वो ये पूछ रहा है कि कोई नंबर 4 की पावर n है। अब वो पूछ रहा है कि क्या किसी n के लिए, सपोजिंगली n, वैसे तो उसने नेचुरल नंबर 1 2 3 और सो ऑन दिया हुआ है। अब सपोजिंगली 2 के लिए पूछ रहा है वो कि n इज इक्वल्स टू 2 पे क्या 4 की पावर 2 इज इक्वल्स टू कोई भी जो नंबर है उसका डिजिट, आखिरी डिजिट 0 हो सकता है? तो इसमें तो हमें पता है कि 4 4 जा कितना होता है? 16 होता है। तो 16 का क्या आखिरी डिजिट 0 है? नहीं। तो एन, एन तो इन्फिनेटिव तक है ना,
हो सकता है वो 4 की पावर 1000 के लिए पूछ रहा हो सकता है ना। तो 4 की पावर अगर 1000 हो तो क्या उस नंबर का आखिरी डिजिट 0 हो सकता है, ये हमें बताना है। तो देखो इसके लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली हमें एक चीज पता है कि अगर किसी भी नंबर का आखिरी डिजिट 0 है तो उसके लिए कंपलसरी ये होना चाहिए कि उसमें सारे और फैक्टर हो ना हो और सारे प्राइम फैक्टर हो जाए, पर उसमें बेसिकली दो फैक्टर होनी चाहिए, 2 और 5। अगर उसके पास 2 और 5 प्राइम फैक्टर्स नहीं है तो वो कभी भी उसका डिजिट एंड डिजिट 0 नहीं होगा। अब इसको चेक करते हैं, देखो 4 की पावर n है, 4 के फैक्टर करो तो 2 × 2 आएगा, इसकी पावर n, ये कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। और हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2n भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया। अब 2 की पावर 2 किया मैंने, बेसिकली मैंने क्या किया, 2 की पावर 2 बाहर n था तो मैंने उसको 2 की पावर 2n भी लिख दिया, मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब देखो इसके पास चलो एक फैक्टर तो है 2, पर दूसरा फैक्टर 5 नहीं है। ठीक है, तो दूसरा फैक्टर क्या नहीं, 5 नहीं है, तो कभी भी इसका जो एंड डिजिट है ना वो 0 नहीं हो सकता है। ठीक हो गया। किसी भी नंबर का अगर एंड डिजिट 0 होना है तो ये कंपलसरी है कि उसके पास दो फैक्टर 2 और 5 होने चाहिए। जब हमने इसको सॉल्व किया तो इसमें सिर्फ एक ही प्राइम फैक्टर आ रहा था, वो था 2, करेक्ट है, लेकिन 5 मिसिंग था। मैंने क्या कहा, ये कंपलसरी है दोनों फैक्टर आने, चाहे इससे ज्यादा आ जाए, 3 4 5 और भी लिख दें वो ठीक है, लेकिन कम से कम 5 और 2 दो तो मैंडेटरी है, तभी एंड डिजिट 0 होगी। तो यहाँ पे क्या था, 5 मिसिंग था। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट की, एचसीएफ और एलसीएम। देखो ये तो आई थिंक सबको पता होगा, एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये हर जगह काम भी आता है। ठीक है, इसका मैं रियल लाइफ एग्जांपल्स या जो अदर एग्जांपल्स है वो मैं बाद में किसी वीडियो में करा दूंगी या शॉर्ट्स के माध्यम से आपको बता दूंगी। ठीक है, ये है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, ये दोनों हो गए, कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर करके हैं। अब देखो किसी भी दो नंबर के, कोई भी नंबर ले लो जो मुझे कंफर्टेबल लगते हैं, मैंने वो लिख दिए। अब देखो एक ही डिवीजन मेथड से मैं आपको एक साथ दोनों चीज निकालना सिखा देती हूँ। ठीक है, कि आप कैसे एक साथ ही दोनों चीज निकाल भी सकते हैं। अब ये देखो 12 36 है, ये मैं एलसीएम निकाल रही हूँ और यहाँ एचसीएफ। तो डिवीजन मेथड से कैसे इजीली निकालते हैं, देखो आप क्या करो, एक ऐसे नंबर से डिवाइड करो कि जो दोनों नंबर को पूरा डिवाइड कर दे। तो 2 से आता है, 2 6 12 18, फिर अगेन 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18। अब इसके बाद देखते हैं कि कौन सा नंबर ऐसा है जो इसको कंप्लीटली डिवाइड कर दे। ठीक है, तो वो 3 है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। इसके बाद 1 और 3 है, तो ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इन दोनों को कंप्लीटली डिवाइड कर दे 1 के अलावा। और हम प्राइम फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, हर जगह अब आपको प्राइम फैक्टर्स की बात करनी है। ठीक है, जब तक वो खुद से फैक्टर ना बोले। तो इसमें क्या होगा, जो इसका एचसीएफ होगा ना, वो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, जितने ये नंबर लिखे हैं ये इसके एचसीएफ हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका एचसीएफ कितना आएगा, इसका एचसीएफ आएगा 2 × 2 × 3 आ जाएगा, जो कि कितना आ रहा है, 2 2 जा 4, 3 जा 12। अभी मैं आपको एक और मेथड से भी बताऊंगी ताकि हाईएस्ट कॉमन और लोवेस्ट कॉमन फैक्टर मिल जाए। डिवीजन मेथड से आसान होता है करना बाद में। ठीक है, तो क्या किया हमने, ऐसे नंबर से दोनों नंबर को डिवाइड करते रहना है, जो कि दोनों को कंप्लीटली डिवाइड करते रहे। जैसे 2 ने 12 और 36 को किया, फिर 2 ने 6 और 18 को किया, फिर 3 ने 3 और 9 को किया। इसके बाद कुछ सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे भी हमने सेम किया, तो यहाँ पे 6 आया, यहाँ पे 18 आया, फिर किया तो ये आया 3 आया, 9 आया, फिर किया तो ये 1 और 3 आया,
तो फिर क्या, तो ये 3 1, ये 1 को ऐसे ही नोट करते हैं इसमें, 3 1 जा 3। इसका मतलब क्या है कि एलसीएम में हम एक स्टेप और करते हैं। एलसीएम में ये जो 1 है या कोई अदर नंबर भी होगा तो हम उसको ऐसी कॉपी करते हैं। सपोजिंगली यहाँ पे 1 ना आकर के 2 आता थोड़ी देर के लिए, अगर यहाँ पे 2 आता तो हम इसको 2 को ऐसे ही नोट करते, 3 से डिवाइड कर देते, फिर नेक्स्ट लाइन में 2 से भी डिवाइड कर देते। ठीक है, तो ऐसे हम इसको करते हैं। अब देखो इसमें तो क्या था, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, फिर अगेन किससे करेंगे हम, 3 से किया हमने, 3 1 को नोट कर दो, 3 1 जा 3। तो अब इसका एलसीएम जो आएगा ना, एलसीएम इसका 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3, मतलब कितना आएगा इसका एलसीएम, 36 इसका एलसीएम आएगा। ठीक है, अब देखो अगर हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लोवेस्ट कॉमन फैक्टर के हिसाब से देख करके करें, ये वैसे ये भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था, तभी तो दोनों को डिवाइड कर पा रहा है। और ये लीस्ट मतलब जो बच गया है उसको भी आप यूज करते रहो इसमें। ठीक है, दूसरा जो है हम बात करते हैं इसी 1236 की, क्योंकि ये नंबर बहुत आसान है ना, इसलिए इनको हम चुनते हैं। देखो अब 12 है, 12 के प्राइम फैक्टर करो तो वो आपको पता है 2 × 2 × 3 है। 36 के कितने हैं, 2 × 2 × 3 है। अब इसमें एचसीएफ के लिए आपको क्या करना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखो इसका कौन कौन से जो दोनों में कॉमन है, 2 है 3 है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 2 × 2 × 3 हो गया। एक एक बार लिखना है उनको जो दोनों में है। अब एलसीएम में क्या होगा, एचसीएफ जो है वो तो लिखना ही है, साथ में जो बच गया है उसको भी नोट करना है, तो ये इसका एलसीएम हो गया। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो गया। अब देखो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द एचसीएफ ऑफ द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। मैंने आपको बताया था 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, 2 है। आपको इन दोनों का एचसीएफ निकालना है, तो आपको पता है 2 2 जा 4। अब 2 1 जा 2 होता है पर हम 1 लिखते नहीं क्योंकि हम प्राइम फैक्टर्स कर रहे हैं। ये क्या है, बाय प्राइम फैक्टर मेथड, प्राइम फैक्टर मेथड। ठीक है, इसलिए हमने प्राइम नंबर ही लिखे केवल। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, केवल 2 ही तो है, तो एचसीएफ ऑफ 4 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समझ आया। नेक्स्ट देखो, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 120 एंड 144 बाय द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये बोले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोले, दोनों की बात एक ही होती है। ठीक है, 120 हो गया, 144 हो गया। अब लिखो इसको, तो 12 को फैक्टर्स के आप यहाँ साइड में कर सकते हो। ठीक है, हमें तो थोड़ी सी हैबिट हो गई है तो हम 2 2 करके ऐसे करके जल्दी से कर सकते हैं, पर आप लिखो 2 6 जा 12 0, 2 3 जा 0, 2 1 जा, फिर 3 5 जा और 5 1 जा। ठीक है, ये हो गया। यहाँ लिख दो 2 × 2 × 2 × 3 × 5 लिख दो। नेक्स्ट लिखो 144, 144, तो ये हो जाएगा 2 7 जा 2 2 जा, 2 3 जा 2 6 जा, 2 फिर 18, ये हमने देखा था अभी, 2 9 3 3 3 1। ठीक है, अब आप इसको नोट करो, 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3। अब देखो इसको और शॉर्ट लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 3, 3 × 5। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4, 3 की पावर 2। ठीक हो गया। देखो ये 0 आया है ना, इसमें दो फैक्टर्स हैं, 2 और 5। ये इससे पहले क्वेश्चन हमने किया था। ठीक है, अब देखो क्या कह रहे हैं, एच सी एफ, सॉरी कहाँ गया वो? इसका जो एच सी एफ है ना वो कितना आएगा, हाईएस्ट जो इसमें भी हो और इसमें भी होती है। यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो इसमें भी तो 3 हो गई ना, तो 2 की पावर 3 लिख दो। फिर 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, पर जो दोनों में कॉमन है वो केवल 3 ही है, और कुछ भी नहीं है, तो ये इसका एचसीएफ आ गया। एलसीएम देखो, जो इसका एचसीएफ है और जो बाकी सब बचे हैं, देखो बचे क्या क्या हैं, ये तो लिख दिया हमने। एक बचा है 5, फिर एक 2 यहाँ से बचा था, फिर एक 3 यहाँ से बचा था, तो ये कितना हो जाएगा,
2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 हो जाएगा। सॉरी, ये कितना होगा, एक यहाँ ऐड करोगे 4 हो जाएगा। ठीक है, कुछ लगे आपको जल्दी हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो आप कमेंट कर देना कि कितनी और डिटेल से एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक और रिलेशन है, बहुत अच्छा रिलेशन है एचसीएफ और एलसीएम में, कि किसी भी दो नंबर का ना, जैसे हमने अभी 1236 का निकाल रहे थे हम, इसका एचसीएफ 12 आ रहा था, एलसीएम 36 आ रहा था। तो इन दोनों का जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना, वो आ, वो क्या होगा, उन दो नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर ही होता है। ठीक है, वो तो यहाँ पे तो चलो करेक्ट है, ये दिख रहा है हमको, लेकिन कोई और नंबर जैसे हमने अभी लिया था, एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे यही लिया था 120 और 144 लिया था, इसका एलसीएम ये था और एचसीएफ ये था और एलसीएम ये था। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ये इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई के बराबर आ जाएगा। कैलकुलेशन में थोड़ा ज्यादा हो रहा है, कुछ और ले लेते हैं, जैसे ये ले लो आप 3 और 9, दो नंबर ले लिया आपने, 9 नहीं 15 ले लेती हूँ, दो नंबर ले लिया हमने। ठीक है, अब मुझे इसका एचसीएफ देखना है, तो मैंने क्या कहा, लॉन्ग डिवीजन मेथड से मत क्या करो, या इससे सिंपल से डिवीजन मेथड से कर लो। किससे, 13 15 लिखो, कोई एक नंबर लिखो जो दोनों को डिवाइड करेगा, 3 5 जा 15, ठीक है, 3 1 जा 3। इसके बाद कोई नंबर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड करे, तो इसका एचसीएफ तो आ गया 3। एलसीएम भी इसी में ही चेक कर लो आप, 3 15। अब इसको जब आपने सॉल्व कर दिया, इसी को आगे बढ़ा दो, तो अब हमने कहा 5 1 जा 5 करके आ जाएगा, 1 को ऐसे नोट करो। तो अब क्या है, इसका जो एलसीएम आया वो 3 × 5 आ गया। अब देखो इन दोनों नंबर को, वैसे भी आपको दिख रहा होगा, एचसीएफ कितना आया 3, एलसीएम कितना आया 15, यही तो हमारे नंबर थे ना, 3 × 15 इसके बराबर होता है। तो ये यही एक रिलेशन कहेंगे कि एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इंटू एलसीएम ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू ए एंड बी, उन दो नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है, किसी दो नंबर का एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट, कि इफ एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 2, देखो एचसीएफ दे दिया किसी दो नंबर ए बी का, वो 2 दे दिया है आपको। ठीक है, मेरी आदत 02 लिखने की है, आप इसको सिंपल 2 लिखो। फिर देयर प्रोडक्ट, मतलब ए क्रॉस बी, वो कितना है 120 दे दिया। फाइंड द एलसीएम, अब एलसीएम निकालना है ए कॉमा बी का। तो देखो अभी हमने देखा था कि एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी इंटू एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल्स टू ए इंटू बी। अब एचसीएफ रख दो यहाँ पे 2, एलसीएम हमें निकालना है। ठीक है, इन दो नंबर्स का प्रोडक्ट कितना आया 120 आया, तो एलसीएम ऑफ ए क्रॉस बी, अब देखो यहाँ मल्टीप्लाई में है 2, दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, 2 6 12 0, तो एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी कितना आ गया आपका 60 आ गया है। ठीक है, ये एलसीएम आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, अब देखो यहाँ पे थोड़ा बता देती हूँ मैं आपको कि रियल नंबर आखिर होता क्या है। रियल नंबर क्या है कि अगर किसी नंबर लाइन में आप जितने नंबर रिप्रेजेंट कर पा रहे हो ना, किसी नंबर लाइन में कह रही हूँ मैं, ठीक है, इसी किसी नंबर लाइन में या रियल नंबर लाइन में आप क्या कर रहे हो, नंबर्स को रिप्रेजेंट कर पा रहे हो, तो उसी को, वो सारे नंबर्स रियल नंबर्स होते हैं, जितने भी आप उसमें रिप्रेजेंट कर पा रहे हो। जबकि आपको पता है कि जो नंबर लाइन बनी है वो माइनस इन्फिनेटिव टू इन्फिनेटिव है, तो ये सारे इन्फिनेटिव नंबर्स जो हैं वो रियल नंबर्स हैं। अब इनको इतने इनफाइनाइट नहीं है, हमें पता नहीं कितने हैं ये, तो इनको दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिया गया है, रेशनल और इरेशनल। रेशनल नंबर वो होते हैं जिनको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहाँ की ये दोनों की दोनों पी और क्यू इंटीजर्स होते हैं और क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। जो नंबर्स रेशनल नहीं है वो सारे इरेशनल में आ जाते हैं, जैसे √2 √3, ये सब इरेशनल में आ जाएंगे आपके। ठीक है, अब रेशनल नंबर भी ये हमने कहा पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। रेशनल को भी उन्होंने दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिया, इंटीजर्स और नॉन इंटीजर्स। जैसे 1 2 3 है, ये इंटीजर्स है, -1 -2 -3, जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता, 1 होता है, तो ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है। तो इंटीजर्स क्या है, कंप्लीट नंबर जिनको हम डिवाइड नहीं कर रहे हैं, जो कंप्लीट नंबर होल नंबर्स हैं, 1 -1 -2,
ये कंप्लीट नंबर है, फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं है, ये सारे इंटीजर्स में आते हैं। ठीक है, कौन कौन? -1, -2, 0, 1, 2, 3, ये सारे इंटीजर्स के फॉर्म होते हैं। ठीक है, बेसिकली इंटीजर्स बनता कैसे है? वो बनता है नेगेटिव नंबर और होल नंबर से। होल नंबर हमको पता है 0 और नेचुरल नंबर से मिलकर के बना होता है ना। नेचुरल नंबर्स क्या है? 1, 2, 3 है, 1, 2, 3, सो ऑन, कहाँ तक? इन्फिनाइट तक। जब इसमें जीरो ऐड हो जाता है तब वो होल नंबर बन जाता है। नेचुरल नंबर में अगर मैं जीरो लगा दूं तो अब ये 0, 1, 2, 3 ये सारे होल नंबर्स आ गए। अगर मैं इसी में नेगेटिव इंटीजर्स इनका माइनस 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 लगा दूं तो उनको हम क्या कहते हैं? उसी को हम इंटीजर्स कहते हैं। ठीक हो गया? तो एक ये फॉर्मेट था। आपको अगर किसी और नंबर में कंफ्यूजन कुछ होता हो तो मुझे बताना, मैं उसको भी एक्सप्लेन करूंगी। जैसे को प्राइम नंबर अगर आपको दिक्कत हो रही हो, इवन नंबर और ऑड नंबर में, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ठीक। अब देखो, थ्योरम है इससे रिलेटेड, इसको इसका प्रूफ मैं आपको बाद में करवाऊंगी, लेकिन ये कह रहे हैं कि अगर कोई भी नंबर है, कोई प्राइम नंबर है, अगर कोई प्राइम नंबर है वो किसी पॉजिटिव नंबर को डिवाइड करता है। लेट p बी अ प्राइम नंबर एंड a बी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, a बी पॉजिटिव इंटीजर। इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a। अगर वो कह रहा है कि p कोई प्राइम नंबर है, सपोजिंगली वो प्राइम नंबर मैंने 2 ले लिया है, अगर वो डिवाइड करता है किसी a स्क्वायर को, a स्क्वायर का मतलब अगर वो कोई नंबर a स्क्वायर मैंने 16 ले लिया, ठीक है, ए स्क्वायर 16 ले लिया, तो वो ये कह रहा है इस थ्योरम के अकॉर्डिंग कि अगर कोई नंबर ये 2 अगर इसको डिवाइड कर रहा है तो डेफिनेटली ये 2 जो है p इज इक्वल्स टू 2 डिवाइड करेगा किसको? वो a इज इक्वल्स टू 4 को भी डिवाइड करेगा। ये थ्योरम है, ये आगे हम यूज करेंगे। अब देखो, वो क्या कह रहा है, वो कर ही रहा है ना। अगर आप 16 को डिवाइड करोगे 2 से तो आपको पता है 2 8 जा 16 कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो अगर हम a से फिर 2 को डिवाइड, मतलब a का डिवीजन हम 2 से करें, डिवाइड करें अगर 2 से, तो वो भी तो पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है। तो ये थ्योरम कहती है। अभी तो ये आसान लग रहा है कि क्या ही थ्योरम है, तो ये हमें पता है। लेकिन जब हम किसी कॉन्सेप्ट की फॉर्म में लिखते हैं तो हमें ये पता नहीं होता है। तो ये हमें कहाँ से पता चला? इस थ्योरम से पता चला है। क्या थ्योरम है? कि इफ p be a prime number and a be positive integer, if p divides a square then p divides a। ठीक है, देखो, आपको एग्जाम्स अगर आप देखोगे, यूक्लिड्स एग्जाम्स हैं ज्योमेट्री में, तो उन्होंने जो यूक्लिड थे उन्होंने ये सारी के सारे एग्जाम्स दिए थे कि पॉइंट जो होता है ना, उसमें कोई शेप नहीं है। आज तो हम सबको पता है कि पॉइंट क्या है। ये पॉइंट है, मैंने एक ये पॉइंट लिखा, ये पॉइंट है, हमें पता है इसमें शेप वगैरह नहीं है। पर जब मैथ्स के बारे में स्टडी हो रही थी, ज्योमेट्री क्या होती ये किसी को पता नहीं था, तब उन्होंने डिस्क्राइब किया कि ये पॉइंट हम किसको कहेंगे, ये उन्होंने बताया है। लाइन क्या होगी, लाइन सेगमेंट क्या होगा, ये डिस्क्राइब तब किया था उन्होंने। ठीक है, वैसे ही ये भी है कि अगर हम किसी स्क्वायरिंग, कोई एक नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करा तो डेफिनेटली उस नंबर को वो डिवाइड करेगा ही करेगा। अब एक क्वेश्चन है यहाँ, √2 इज एन इरेशनल नंबर। देखो, अगर बच्चे आप लोग बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो पहले तो आप ये एक ही रैंडमली इस वीडियो को देख लेना, लेकिन आप देखोगे ये सारे बोर्ड एग्जाम के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप देखना, आपके टेस्ट में इससे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, क्लास टेस्ट, हाफ ईयरली और फाइनल एग्जाम। ठीक है, कोई भी सेक्शन इससे छूटेगा नहीं, इसमें से जरूर क्वेश्चंस बनेंगे। मैंने इंपॉर्टेंट चीजें नोट करके लिखी हुई हैं। ठीक है, शो दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो हम इसको इरेशनल बताने के लिए कॉन्ट्राडिक्शन से जाएंगे। देखो बेटा, कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है? मैं कोई बात बोलूंगी और उसको सच समझते हुए अपने इस काम को करूंगी, और आखिरी में जो मैंने सच माना था वो गलत प्रूफ हो जाएगा, तो उसको ही हम कॉन्ट्राडिक्शन कहते हैं। स्टेटमेंट का कॉन्ट्राडिक्शन, विरोध करना, अपनी ही बात का विरोध कर देना। ठीक है, अब मैं इसके सॉल्यूशन पे आ रही हूँ या प्रूफ पे आ रही हूँ। तो मैंने क्या किया, लेट √2 इज अ रैशनल नंबर।
मैंने इसको रैशनल नंबर लिख दिया। ठीक है, अगर √2 रैशनल नंबर है तो मैंने अभी बताया था हम इसे p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर q डज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड p कॉमा q आर को प्राइम नंबर्स। अब देखो, को प्राइम नंबर्स का मतलब होता है जिन नंबर्स का एचसीएफ ऑफ p कॉमा क्यू 1 आए, उसको हम को प्राइम नंबर कहते हैं। इसका मतलब इनमें सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है, वो भी 1 है। ठीक है, इसके अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अब इसको आगे सॉल्व करो। आप इसको दोनों साइड स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जैसे ही आप स्क्वायर करोगे कितना मिलेगा, पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। आपको पता है √2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, लिखना है तो लिख देते हैं। कितना हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब आप इसको क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 2q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ हमने थ्योरम पढ़ी है, क्या पढ़ी है कि ये जो 2 है ना, ये पी स्क्वायर को पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है ना, तभी तो ये देखो ये है ना, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन में 2। इसने क्या बताया हमें कि ये पूरा का पूरा डिवाइड कर रहा है 2 पी स्क्वायर को हियर। तो इसका मतलब क्या होगा, 2 इज अ फैक्टर ऑफ p, 2 इज अ फैक्टर ऑफ p स्क्वायर। तो जब यह 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर, तो दिस इम्प्लाइज, लिख देती हूँ थ्योरम के अकॉर्डिंग लिख देती हूँ, ये भी करेक्ट है, आप ये भी लिख सकते हो। 2 डिवाइड्स टू डिवाइड्स पी स्क्वायर कंप्लीटली। कंप्लीटली ठीक है, तो हम लिख सकते हैं दैट मीन्स 2 इज अ फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर। ठीक है, दिस implies टू डिवाइड p। अब 2 डिवाइड p मीन्स क्या होगा कि जो पी स्क्वायर को ये 2 डिवाइड कर रहा था, तो थ्योरम के अकॉर्डिंग अभी हमने देखा कि वो क्या करेगा, इसको भी p को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब 2 इज अ फैक्टर ऑफ p। देखो, तो 2 डिवाइड्स p है ना, 2 इज अ फैक्टर ऑफ p आ गया। अब देखो, अगर 2 ना p का फैक्टर है, अगर 2 p का फैक्टर है, तो क्या हम दिस इम्प्लाइज p इज इक्वल टू 2m लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि जो 2 है वो p का फैक्टर है। तो फैक्टर है, इसका मतलब ये p कितना हो सकता है, 16 हो सकता है, 4 हो सकता है, 8 हो सकता है। 2m मतलब m हमने कोई इंटीजर ले लिया, कोई भी इंटीजर ले लिया हमने। ठीक है, एक पॉजिटिव इंटीजर ले लिया मैंने थोड़ी देर के लिए। ठीक है, अब आप क्या करो, इसको इसको आप इसको हमने क्या किया, स्टेटमेंट 2, इसको स्टेटमेंट 1 ले लो। अब मैंने इसी को, ये थर्ड स्टेटमेंट हमारी आई, पुट दिस इन इक्वेशन 1। ठीक है, अगर हम उसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, इसका मतलब कितना आएगा, ये आएगा क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हम यहाँ पे क्या लिख रहे थे, p 2m अपॉन 2। ठीक हो गया। अब आप लिखोगे तो ये जगह क्यू स्क्वायर, यहाँ 2 रहने दो, यहाँ आ जाएगा कितना, या 2 ही रहने देते हैं अभी। देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4m² अपॉन 2 आ जाएगा। तो अगेन यहाँ से क्या मिल रहा है हम आपको, हमें
क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर मिल रहा है। यहाँ से हमें मिला कि जो 2 है ना, ये जो 2 है ये भी ये डिवाइड कर रहा है। देखो 2 डिवाइड्स, सॉरी 2 divides q square. This implies 2 divides q. That means 2 is a factor of q. ठीक है। अब here 2 is a factor of p and q. हमने अभी पीछे भी निकाला था, इसको आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसको करने के लिए। उसने कहा कि ये फैक्टर है किसका, हमने यहाँ निकाल दिया था कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ p, और बाद में निकाला कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ q। ठीक है, ये क्या है, इज अ फैक्टर ऑफ p एंड q बोथ, विच इज नॉट पॉसिबल। यहाँ लिखती हूँ मैं, विच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज p and q both are co-prime number। ये दोनों के दोनों क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं। जब दोनों को प्राइम नंबर है तो इनमें कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं हो सकता। तो इससे हम लिखेंगे दिस इम्प्लाइज, ये क्या इम्प्लाई करता है, √2 इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन आ गया कि 3√2 इज एन इरेशनल नंबर, और अगेन हम वही करेंगे, लेट 3√2 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर लिखा, फिर उसके बाद हम लिखेंगे 3√2 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू। दोनों का बोथ साइड स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, जैसे आप दोनों साइड स्क्वायर करोगे ना तो क्या आएगा, ये हो जाएगा 3√2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ठीक हो गया। अब देखो इसको हम सॉल्व करें, या हम देखो, ये तो मैं पूरा पैटर्न बता रही हूँ कि आपको ये पूरा का पूरा आप कर सकते हो, लेकिन अगर यही 2 नंबर के क्वेश्चन में आए, इसको फिर से वही आपको, ये दोनों को प्राइम नंबर्स हैं, इस तरीके से फिर अगेन जो प्रोसेस मैंने पहले वाले के लिए बताया वही प्रोसेस इसमें भी आप अप्लाई करोगे इसके बाद। ठीक है, लेकिन अगर यही क्वेश्चन 2 नंबर के क्वेश्चन में आता है तो आप इसको क्या कर सकते हो, इतना आपने लिखा, √2 लिख दो और इसको लिख दो p अपॉन क्यू, और 3 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब आपको पता है p अपॉन क्यू क्या है, एक रेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो हमने यहाँ लिख दिया हियर √2 is a rational number, rational number, but इसको पूरा लिखा करना, q does not equals to 0 where p comma q are co-prime numbers, co-prime numbers। ठीक है, अब देखो but we know that we know that √2 is an irrational number, rational number, so our assumptions are wrong. This implies 3√2 is an irrational number। ठीक हो गया। नहीं तो आप पूरा प्रोसेस जैसे मैंने √2 के लिए करना बताया, वही केवल आपको एक बार ही स्टेप सारे नोट कर लेने और उसी के ही अकॉर्डिंग सारी करते रहना। ठीक है, नेक्स्ट है, ये भी अगर हम करें तो मैं इसको शॉर्ट मेथड से बता रही हूँ, लॉन्ग मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, सेम पैटर्न को वैसे ही करना है। अब अगेन लेट 5 माइनस √3 इज इक्वल टू रैशनल नंबर लिख दो आप।
इज अ रैशनल नंबर, ऐसे करके लिखना आप। तो देखो ये रैशनल नंबर है, तो हम क्या करेंगे, 5 इस रैशनल नंबर को यहाँ ले आओ, माइनस, देखो ऐसे 5 माइनस रूट थ्री इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू, पूरा लिखोगे, वेर पी कॉमा क्यू क्या है, को प्राइम नंबर है, और q डज नॉट इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। अब आप क्या करो, 5 इसको यहाँ शिफ्ट कर दो, तो ये प्लस में आएगा इस टाइम पे, क्यों, क्योंकि हम माइनस वाला शिफ्ट कर रहे हैं, तो ये p अपॉन क्यू की उसमें जाएगा, और ये माइनस का जब दूसरी साइड जाता है तो पॉजिटिव हो जाता है। अब देखो ये तो ऑलरेडी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, तो रेशनल रेशनल मिल करके क्या बनता है, रेशनली बनेगा। तो ये जब 5 प्लस p अपॉन क्यू रैशनल है, तो रूट थ्री भी तो रैशनल होगा, ठीक है। दिस इम्प्लाइज रूट थ्री इज अ रैशनल नंबर, ठीक है, रैशनल नंबर। बट अगेन वही लिखेंगे हम, बट वी नो दैट रूट थ्री इज नॉट या इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है। तो अगर ये इरेशनल नंबर है, फिर अगेन आप लिखोगे आर अजम्पशंस आर रॉन्ग, और फिर दिस इम्प्लाइज 5 माइनस रूट थ्री इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक हो गया। तो आप ऐसे इन क्वेश्चंस को करोगे। हाँ, अगर कभी कभी ये आ जाता है कि ये क्वेश्चन लॉन्ग में आ गया, 4 मार्क्स का आ गया सपोजिंगली, है ना, तो या इससे ज़्यादा तो मुश्किल है, 6 नंबर के क्वेश्चन आते होंगे। अगर मैक्सिमम 4 तक भी आता है तो आपको इसको पूरा डिस्क्राइब करना पड़ेगा फिर, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप इसको दोनों साइड से लिखो। लेकिन अभी तक का जो पैटर्न रहा है, ये हमेशा 2 नंबर के क्वेश्चन में आया, तो उसको केवल इतना ही तक ही आपको